जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। जैसा कि हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश की 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूरे सिलेबस को ध्यान में, जितने सिलेबस में पॉइंट है उस सिलेबस पे आधारित हैं और सिलेबस को ध्यान में रख के, एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए और जो इसी तरह की जो और एग्जामिनेशन है उनमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बेसिस पे ये क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं। तो 10 क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ईएमआरएस में, जिसमें भी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, चाहे प्रिंसिपल हो, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, जेएसए, जिसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है इस प्रैक्टिस सेट का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है अनसीन पैसेज का। जैसा कि सिलेबस में भी दिया हुआ, अनसीन पैसेज और कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली इसमें हमें पूरे पैसेज को पढ़ना होता है और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे कह रहा है जो पैसेज है लिखा हुआ है, जैसा कि अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई इसे इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इसको पूरा एक वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना है। हमें क्या करना है कि हमें एक बार इसको पढ़ लेना और मोटा मोटा जितना भी हमें समझ में आ रहा है उसका एक अर्थ है, उसकी एक मीनिंग निकाल लेनी है और उसी के बेसिस पे अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। द सनसेट्स इन द डेजर्ट आर ए ब्रेथ टेकिंग साइट। ये कह रहा है कि द सनसेट, सनसेट मतलब सूरज, शाम का समय हो रहा है, सूरज ढल रहा था। इन द डेजर्ट, डेजर्ट में मतलब रेगिस्तान में। आर द ब्रेथ टेकिंग साइट मतलब एक शाम का समय था, डेजर्ट था, रेगिस्तान था जिसमें सूरज ढल रहा था। ब्रेथ टेकिंग साइट मतलब एक लुभावना दृश्य था, एक शानदार दृश्य था। द वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैंड स्ट्रेचेज मतलब विशाल फैलाव था। एक्सपेंस ऑफ सैंड स्ट्रेचेज मतलब बालू ही बालू थे, रेगिस्तान है तो बालू ही रहेगा और क्या रहेगा। तो वास्ट एक्सपेंस जो विशाल फैलाव था इसका बालू का या रेगिस्तान का। आउट बिफोर यू हमारे सामने था, आपके सामने था। एंड एज द सन डिप्स बिलो द होराइजन और जैसे ही सन मतलब सूरज, डिप्स मतलब जाता है, बिलो मतलब नीचे, दी होराइजन मतलब क्षितिज के नीचे, जैसे ही पूरा ढल जाता है, सूरज नीचे चला जाता है। द स्काई बिकम्स जो आकाश है वो बिकम्स हो जाता है एक कैनवास ऑफ मतलब एक कैनवास की तरह हो जाता है, वाइब्रेंट ऑरेंज, पिंक और पर्पल कलर का हो जाता है। जैसे ही ये कह रहा है कि जैसे ही सूरज जो है होराइजन्स के नीचे चला जाता है, आकाश जो हो जाता है वो ऑरेंज, चमकीला ऑरेंज, पिंक और पर्पल कलर का हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जब सूरज ढलता है तो यही सब लाल जैसा दिखता है, सेम जैसा वही से सेम चीज़ इसमें लिखी हुई है। इट्स ये मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, एक ऐसा समय है जब सब कुछ एक क्षण भर के लिए सारी चीज़ें रुक जाती हैं। एंड वंडर मतलब आश्चर्यचकित करती हैं। वेयर टाइम सीम्स टू स्टैंड स्टिल, जहाँ पे समय भी ऐसा लगता है कि समय भी रुक गया है, सब कुछ रुक गया है। तो मोटा मोटा इस पैसेज का अर्थ ये निकल रहा है कि रेगिस्तान था, रेगिस्तान में शाम का समय था, सनसेट हो रही थी मतलब शाम का समय, वो सूरज ढल रहा था। द वास्ट एक्सपेंस ऑफ चारों तरफ जो है रेगिस्तान फैला हुआ था। एंड जैसे ही सन जो है डिप्स बिलो दी होराइजन, जैसे ही सन जो है क्षितिज के नीचे जाता है, आकाश का रंग कैसा हो जाता है भाई, ऑरेंज, पिंक का और पर्पल कलर का हो जाता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, ऐसा लगता है कि समय भी अपने आप में एक जगह पे रुक गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स मतलब ऐसा कौन सी चीज़ है, क्या है कि डेजर्ट सनसेट ब्रेथ टेकिंग। ये पूछ रहा है कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो सनसेट हो रहा है वो इतना लुभावना किसके कारण था। पहला ऑप्शन दिया है द वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैंड, द क्लियर ब्लू स्काई। क्लियर ब्लू स्काई की कहीं बात की गई है पूरे पैसेज में, नहीं की गई है तो इसको हटा दीजिए। कोल्ड डेजर्ट विंड्स, ना तो कोल्ड डेजर्ट की बात हुई, खाली डेजर्ट शब्द आया है, कोल्ड है हार्ट है मुझे नहीं पता, विंड की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत कर दीजिए। द साउंड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों की आवाज़ कहाँ से आ रहे थे भाई, ये तब तो कोई बात ही नहीं है। तो जो अपना राइट आंसर है कि वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैंड, जो वास्ट एक्सपेंस है तो विशाल जो रेगिस्तान था वही हमारी
जो ब्रेथ टेकिंग थी, मतलब लुभावनी चीज़ थी जो इस पैसेज में लिखा हुआ वो चीज़ यही थी। यहाँ पे लिखा भी है द वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैंड, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी किस पे जुड़ा हुआ है, ये है कंप्रीहेंशन पे है। कंप्रीहेंशन भी अनसीन पैसेज जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी भाषा जो है थोड़ी सी हार्ड होती है, कविता टाइप की लिखी होती है, उसको पढ़ना होता है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे जॉन आ गए। जॉन वॉज अ एविड रीडर, जॉन एक लड़का है, वॉज था, एन एविड रीडर मतलब पढ़ने का शौकीन था, फ्रॉम यंग एज मतलब बचपन से ही, मतलब जॉन एक लड़का था। जॉन वॉज अ एविड रीडर फ्रॉम यंग एज मतलब जॉन जो था अपने बचपन से ही पढ़ने का शौकीन था, जैसे आप लोग थे, ठीक है, पढ़ने के शौकीन। चलिए, तो जॉन भी पढ़ने का शौकीन था, कब से, बचपन से ही वुड स्पेंड आवर्स ऑफ इन दी लाइब्रेरी, ये कह रहा है कि वह अपना स्पेंड करता था, समय घंटों व्यतीत करता था इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में घंटों व्यतीत करता था, ये पढ़ाई करता था। लॉस्ट इन द वर्ड्स क्रिएटेड बाई ऑथर्स, और खो जाता था, लॉस्ट मतलब क्या होता है, खो जाता था, इन द वर्ड्स मतलब उस संसार में जो क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा, लेखकों द्वारा, मतलब कहानियों में, किताबों में खो जाता था, यही बात इसमें लिखी हुई है। हिज फेवरेट जनरा, जो उसकी फेवरेट जो चीज़ वो पढ़ता था, सबसे ज़्यादा पसंद करता था, वॉज साइंस फिक्सन, साइंस फिक्सन की मतलब है साइंस की किताबें उसे ज़्यादा पसंद थी। एंड ही एडमायर राइटर्स हु कुड एनविजन ये फ्यूचर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, वो कह रहा है कि उसकी फेवरेट जनरा कौन सा, साइंस फिक्सन पढ़ता था, और ये कह रहा है कि और वह ऐसे लेखकों को एडमायर करता था, उनकी प्रशंसा करता था, उनको पसंद करता था, जो हु मतलब जो, कुड मतलब इनविजन मतलब जो कल्पना कर सकते थे, का फ्यूचर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन जो हमारी सोच से भी आगे की कल्पना करते थे, ऐसे लेखकों की, ऐसे राइटर को वो एडमायर करता था, उनको पसंद करता था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ही बिगान राइटिंग हिज ओन बुक, पढ़ते पढ़ते, किताब पढ़ते पढ़ते खुद ही लिखना इसने शुरू कर दिया। ही बिगान राइटिंग हिज ओन स्टोरीज, अपनी कहानियाँ खुद लिखना शुरू कर दिया था। होपिंग मतलब आशा करता था, टू इंस्पायर अदर्स, लोगों को, अदर दूसरे लोगों को भी इंस्पायर मतलब प्रेरणा देना चाहता था। एज ही हैड बीन इंस्पायर्ड, जैसे वो खुद इंस्पायर हुआ था दूसरों की किताबें पढ़कर, ये चाहता था कि मैं भी किताबें लिखूं और लोग भी उसी तरह जैसे मैं इंस्पायर हुआ था लोग भी इंस्पायर हो। तो ये इसका मोटा मोटा अर्थ हो गया। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज जॉन्स फेवरेट जनरा ऑफ द बुक, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा जनरा, जो जॉन्स का फेवरेट जनरा कौन सा था, किस जनरा की, किस श्रेणी की किताबें उसे पढ़ता था। फेवरेट फिक्सन क्या पढ़ता था, साइंस फिक्सन की किताबें पढ़ता था। तो मिस्ट्री नहीं पढ़ता था, रोमांस नहीं पढ़ता था, साइंस फिक्सन जो है राइट आंसर, नॉन फिक्सन तो सीधा सा आंसर दिया हुआ है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आप अर्थ भी नहीं निकाल पाएंगे, इसका मीनिंग भी ना निकाल पाए तो भी आप खोज लेंगे। साइंस फिक्सन यहाँ दिया हुआ है और साइंस फिक्सन आपका यहाँ आंसर में दिया हुआ, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, साइंस फिक्सन। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, स्पेलिंग से आ गया, करेक्ट वोकैबुलरी से क्वेश्चन है। अकोमोडेट पूछा गया है, सारा यहाँ पे अकोमोडेट ही है। अकोमोडेट का मतलब होता है समायोजन, जैसे हम कहीं घूमने उमने जाते हैं तो पूछते हैं भाई अकोमोडेशन है कि नहीं, अकोमोडेशन का मतलब है कि खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं तब चलें, अकोमोडेशन की व्यवस्था हो तब चलाएं। अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजित हो, समायोजन की व्यवस्था हो, रहने खाने पीने की व्यवस्था हो। तो सही आंसर इसका क्या होगा भाई, सही स्पेलिंग क्या होगी, ACCO, नहीं, डबल एम होता है, AC नहीं, डबल C होता है, ACCO, जी हाँ, राइट आंसर यही है, ये भी गलत है। अकोमोडेट की जो स्पेलिंग होती है ACCOMMODATE, अकोमोडेट, अकोमोडेट का सही स्पेलिंग यही है, इसे याद कर लीजिएगा, जिसका मतलब होता है समायोजन टाइप का होता है, समायोजन। समायोजन मतलब जहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाए उसी को कहते हैं अकोमोडेशन या अकोमोडेट करना। चलिए अपना चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये कह रहा है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। एक्टिव वॉइस यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेबस में भी दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएगा। दे विल फ्यूचर टेंस में है, दे विल फिनिश, वह फिनिश करेंगे क्या प्रोजेक्ट को, टुमारो, कह रहा है कि वह बिल मतलब करेंगे, फिनिश समाप्त करेंगे, प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट वो बना रहे होंगे, टुमारो मतलब कल। ये इसका आंसर हो गया, इसका मीनिंग हो गया। अब इसका हमें इसको एक्टिव को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। दे बिल, दे बिल पहला कह रहा है कि द प्रोजेक्ट बिल बी फिनिश्ड बाई देम
टुमारो। दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है कि द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड बाय देम टुमारो। इज नहीं आएगा भाई, बिल है तो बिल में ही जाएगा, फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस जैसा ही उसका पैसिव भी बनेगा। हम काट रहे हैं, हम एक एक करके जितनी हम अपने जितने ऑप्शन को कम कर लेंगे, जितने चॉइस को कम कर लेंगे, हमारे लिए उतना ज़्यादा आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम तो एक एक एलिमिनेट कर रहे हैं। सी कह रहा है कि द प्रोजेक्ट बिल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम टुमारो। बिल हैव नहीं आता है कभी भी, बिल हैव ऐसा तो बनता नहीं है जो, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस ये लिखा हुआ है। डी द प्रोजेक्ट वुड बी फिनिश्ड बाय देम टुमारो, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका ये होगा ऑप्शन ए, द प्रोजेक्ट। बिल और सेल के बाद जब भी इसको जब हम बिल या सेल आता है तो उसके साथ बी जुड़ जाती है जब हम उसका पैसिव बनाते हैं, तो बिल भी हो जाएगा या सेल भी हो जाएगा। और जो इसका ये होता है वर्ब होती है, वो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो थर्ड फॉर्म में आ जाती है, पास्ट टेंस में आ जाती है। तो प्रोजेक्ट बिल भी फिनिश्ड बाई लगी जाता है, वही होता है कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, चाहे घुमा के पढ़ो। एक्टिव का मतलब होता है सीधे कान पकड़ लेना, और पैसिव का मतलब होता है पीछे घुमा के कान पकड़ना। तो बाई लग जाता है, मतलब द्वारा जहाँ भी बाई लग जाए वो समझ जाइए कि वो पैसिव में है, और बाई नहीं लिखा हो तो समझ जाइए वो एक्टिव वॉइस है। बाई देम टुमारो, तो राइट आंसर आपका ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट ग्रामर। अब ग्रामर से आगे ग्रामर करेक्शन से पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कि हिम आई वेंट टू द पार्क स्टडी। अरे भाई हिम क्यों होगा, हिम तो फॉर्म चेंज हो गया ना भाई। हिम होगा आई के साथ या तो ही होगा तभी जाएगा, तो ये गलत हो गया, हिम आता नहीं है। ही एंड आई वेंट टू द पार्क, मतलब द पार्क स्टरडे, राइट मेरे हिसाब से यही है, लेकिन हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। सी पढ़ते हैं। मी एंड ही, मी क्यों होगा भाई, आई होगा। मी एंड हिम क्यों होगा, ये भी नहीं होगा, सीधा सा दिखा हुआ है, आप सब्जेक्ट से ही पहचान जाएंगे। ही एंड आई वेंट टू द पार्क स्टरडे, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ये है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का यहाँ पे सिनोनिम पूछा जा रहा है। सिनोनिम का मतलब होता है जिसकी मीनिंग सेम हो, सेम मीनिंग। तो इलोक्वेंट का क्या मतलब होता है, जब इलोक्वेंट का मतलब आप जानेंगे तब तो बनेंगे वो बता पाएंगे। वचाल, मूक का मूक, हिंदी वाला अगर आप लोगों ने मेरा प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो ये भी वहाँ पे भी विलोम और जो है पूछा गया था, वचाल का विलोम क्या होता है। मूक का होता है मूक, वचाल, वचाल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, जो स्पष्ट बोलता है, सही बोलता है, उसको कहते हैं इलोक्वेंट या वचाल। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है जो अस्पष्ट बातें करें, अकथनीय बातें करें, जो चीज़ स्पष्ट ना हो, तो अस्पष्ट बातें करने वाला। फ्लुएंट का क्या मतलब होता है, फ्लुएंट है भाई, इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट है, एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, तो इसका मतलब होता है जो स्पष्ट बोले, सही बोले और क्लियर बोले। तो क्या हो जाएगा भाई, इलोक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लुएंट हो जाएगा। हमको सेम मीनिंग ही तो बनानी है, हमें सिनोनिम्स तो बताना है, तो राइट आंसर हो गया इलोक्वेंट का जो है सिनोनिम्स हो गया फ्लुएंट। म्यूट का मतलब होता है भाई म्यूट कर देते हैं, आवाज़ ही चली जाती है। हेजिटेट मतलब जो झिझक रहा है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो इलोक्वेंट का जो है जिसका मतलब होता है वचाल या स्पष्ट बोलने वाला, उस की जो सिनोनिम्स होगी वो फ्लुएंट होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक से दिया हुआ, द बुक इज द टॉप सेल्फ। ये कह रहा है कि ये किताब है जो है कहाँ पे, टॉप सेल्फ, अलमारी के ऊपर है, तो क्या लगेगा, बुक इज इन द बुक इज, ये एक एक उठा के रखिए, एक एक यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक में चारों ऑप्शन रखिए, जो सबसे सही फिट हो जाएगा उसी को हम सही मान लेंगे। द बुक इज इन द टॉप सेल्फ, इन द आ नहीं रहा सही से, ऑन द, जी हाँ राइट आंसर ऑन होगा। अंडर द, नहीं ये भी नहीं होगा। बिटवीन द, ये भी नहीं होगा। तो बुक इज ऑन द टॉप सेल्फ, मतलब जो क्या है, किताब जो है किस पे है, अलमारी के ऊपर रखी हुई है, अब ऊपर है, तो ऑन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑन। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द सिनोनिम। एक बार फिर सिनोनिम से आ गया, विविध का सिनोनिम पूछा जा रहा है। विविध का क्या मतलब होता है भाई, विविध मतलब हो जाएगा जो कलरफुल हो, जो कलरफुल हो, जो कलर हो, ठीक है, सीधा सा यहाँ से आ रहा है कलरफुल, विविध, ठीक है। विविध का मतलब ये होता है विविध कलर, विविध भारती, तो विविध का मतलब होता है जिसमें विभिन्नता हो, जिसमें जो है ढेर सारे रंग हो, कलरफुल हो। भाई कलरफुल तब होगा जब उसमें ढेर सारे कलर होंगे, एक ही कलर होगा तो सिंगल कलर हो जाएगा, तो उसमें विविधता थोड़ी ना आएगी। तो कलरफुल हो, विविध का मतलब होता है कलरफुल। डल का मतलब होता है भाई नीरस हो,
जो एक कलर हो, मोनोटोनस हो, बोरिंग हो, नीरस हो, फेंट हो, धुंधला हो। जी हाँ, ये सब नहीं है। सिनोनिम्स जो है विविध का हो गया कलरफुल। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज इडियम्स, इडियम्स भी यहाँ क्वेश्चन आ गया। द बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, मतलब इसका हिंदी अगर ऐसे मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब होता है किसी गलत पेड़ के पास बार्किंग, मतलब उस पर भौंकना, उस पर चिल्लाना, गलत पेड़ पे चिल्लाना। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? क्लाइंबिंग ये टॉल ट्री, नहीं, कोई मतलब नहीं है। चेजिंग द रॉन्ग पर्सन, बी ऑप्शन कह रहा, सी कह रहा कटिंग डाउन ए ट्री, कटिंग से कोई मतलब नहीं है। सिंगिंग ए हैप्पी सॉन्ग, कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर है चेजिंग द रॉन्ग पर्सन। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है चेजिंग द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत आदमी की पीछा करना, किसी गलत आदमी के पीछे जाना। 10वां और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, व्हिच सेंटेंस कंटेन्स वर्ब इन पास्ट टेंस, ये पूछा जा रहा वर्ब इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब हो गया था थे थी वाला हो जाए, जो पास्ट टेंस में जो कल की बातें हों। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? चलिए, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, सिंग्स आ गया, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये नहीं होगा। दे आर स्विमिंग इन द पूल, दे आर स्विमिंग मतलब वो पूल में तैर रहे हैं। तो आर आगे, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। ही एट लंच आफ्टर इल्लू, मतलब एट नून। तो ये राइट आंसर हो गया। ईट का जो है सेकंड फॉर्म हो गया एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो एट जो होता है ये हो गया आपका किस में हो गया भाई? पास्ट टेंस में ही तो हो गया। पास्ट टेंस, ही एट मतलब उसने किया क्या? लंच एट नून, दोपहर के समय उसने लंच किया। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सा पास्ट है, जिसमें जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म यूज होती है। यहाँ पे ही विल प्ले सॉसर टुमारो, बिल का कोई मतलब नहीं है, पास्ट बिल आ गया मतलब फ्यूचर टेंस हो गया। पास्ट टेंस पूछी जा रही है, राइट आंसर हो गया ही एट लंच एट द नून। वर्ब से क्वेश्चन है, पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF डाउनलोड करना है